कभी कभी एक घर का सबसे बड़ा रहस्य वो होता है जो सालों तक सबसे सामने होता है, फिर भी कोई नहीं देख पाता। वो जिस छत के नीचे बड़ा हुआ, वहीं उसकी सबसे गहरी तौहीन हुई। और जो लोग उसे परिवार कहते थे, क्या वो सच में उसके थे? इस कहानी में न सम्मान है न रिश्तों की गारंटी, सिर्फ एक सच्चाई जो सब कुछ हिलाकर रख देगी। अगर आपने कभी खुद को अनचाहा महसूस किया है या किसी के एक शब्द ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी, तो ये कहानी आपकी है। शादियों के मौसम में जब बंद्रा के एक हेरिटेज बैंक्वेट हॉल में ढोल बज रहे थे, मेहमान हंस रहे थे और फूलों की सुगंध हवा में घुल रही थी, तब किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि ये शादी यादगार बनेगी। दर्द के लिए अनन्या मल्होत्रा की शादी थी, विक्रम मल्होत्रा की बेटी। मीडिया, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस सब शामिल थे। और बीच स्टेज पर जब अनन्या अपने होने वाले पति के साथ खड़ी थी, तब हुआ कुछ ऐसा जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। विक्रम, जिसका नाम मुंबई के सबसे बड़े उद्योगों में लिया जाता है, स्टेज पर गया, लेकिन बढ़ाई देने नहीं। उसने सबके सामने अपने सजना सवार इनते बड़े बेटा आरव के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। तू इस घर का बोझ है। उसकी आवाज बैंक्वेट में गूंज गई। सब लोग एकदम सन रह गए, फोन सुध गए, कैमरास रिकॉर्ड करने लगे। लेकिन आरव, जिसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना आंसू, सिर्फ एक ठंडा सा सन्नाटा था। उसके हाथ में सिर्फ एक पुराना जाड़ हो चुका रुमाल था, जिसे देखकर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस रुमाल पर लिखा था एक राज जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता। जब मीरा की मौत हुई थी, आरव की मां, तब वो सिर्फ 12 साल का था। तब से विक्रम ने उसे अपने साथ रखा, लेकिन कभी अपना नहीं माना। महल जैसे घर में रहता था आरव, लेकिन हर रोज जैसे एक और जख्म मिलता। हर त्योहार में वो मेहमान था, हर फोटो में कोने में था। आज की शादी उसकी बहन की एक आखिरी कोशिश थी उसकी, कि शायद इस बार उसका होना माना जाए। लेकिन इस थप्पड़ ने सब कुछ जला के रख दिया। और किसी को नहीं पता था कि विक्रम की यह नाराजगी इतनी गहरी क्यों थी। रूमाल। उस वक्त जब आरव ने स्टेज छोड़ा, वो रूमाल उसके हाथ से छूट गया। मेहमानों के पैरों के नीचे आता चलता वो बफे टेबल के नीचे चला गया। कई लोगों ने उसे पैरों से हटा दिया, लेकिन एक नौजवान वेटर ने उस पर नजर डाली। उस रूमाल पर लिखा था विक्रम मल्होत्रा, 17 अक्टूबर, म्यूनिसिपल हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 4। वो लिखा था हाथ से, इंक से, थोड़ा सा फैला हुआ, लेकिन नाम साफ था। पर सबसे अजीब था, वो हैंडराइटिंग मीरा की थी, आरव की मां की। तो फिर ये नाम, क्या उस रुमाल में एक इतिहास छुपा था? शादी रुकी नहीं, लेकिन उसका रंग उड़ गया था। सब लोग व्हाट्सएप पे क्लिप भेजने लगे, हेडलाइंस बन रही थी, श्री मल्होत्रा हाउस का राज। बिलियनर ने क्यों मारा थप्पड़? आरव बिना कुछ बोले निकाल गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे चोट लगी हो, लेकिन वो पहले से जानता था कि ऐसा होगा। उसकी मुट्ठी में अब भी वो राज था, और दिल में एक आग। उसके कदम ले जा रहे थे उसे मुंबई के पुराने इलाके की तरफ, जहां कभी उसकी मां ने उसे लेकर एक अरमान जिया था, और जहां से शायद उसका सच शुरू होता है। और यही से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक थप्पड़ से नहीं, एक पूरे झूठ से जुड़ी है। एक सच जिसे दाढ़ के रुमाल में लपेटकर सालों तक छुपाया गया। आरव उस रुमाल के पीछे का सच ढूंढने निकला है, और इस सफर में सिर्फ उसका नहीं, पूरे मल्होत्रा खानदान का चेहरा बदलने वाला है। विक्रम मल्होत्रा के थप्पड़ का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर गया, पूरा देश झुंझला उठा। ट्विटर पे ट्रेंड चल पड़ा, मल्होत्रा स्लैप। न्यूज चैनल्स पर प्राइम टाइम डिबेट्स होने लगे। क्या सच में एक बिलियनर अपने इनते बेटा को बेइज्जत कर सकता है सबके सामने? और सबसे बड़ी बात, कौन है ये आरव मल्होत्रा, जिसे आज तक किसी ने प्रॉपरली जाना ही नहीं था? आज हर किसी की जुबान पर उसका नाम था। विक्रम, जो हमेशा कैमरास के लिए परफेक्ट पोज देता था, अब अपने खुद के घर में छुप गया था। स्टडी रूम का दरवाजा बैंड, ब्लाइंड्स गिराए गए, और पीआर टीम के मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो गया। सर, आपको एक इमोशनल स्टेटमेंट देना चाहिए। सर, पब्लिक माफी से डैमेज कंट्रोल हो सकता है। लेकिन विक्रम सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहा था, आरव की आंखों में वो ठंडक जो डर नहीं थी, जैसे उसके पास कोई ऐसी बात हो जो सब पलट सकती हो। अनन्या।
जो शादी के दिन अपने सपनों की दुनिया में होनी चाहिए थी, अब एक अजीब गिल्ट में डूब गई थी। उसके लिए वो सिर्फ एक भाई नहीं था, लेकिन एक मुसीबत भी नहीं था। बस एक साथी था घर के लम्हों में। लेकिन आज उसके पिता ने जो किया, उसने अनान्या के दिल में एक सवाल छोड़ दिया। पापा ने ऐसा क्यों किया, और आरव ने उस शादी में वही ती क्यों पहनी जो माँ बचपन में मेरे बर्थडेज पर पहनती थी? ये सब इत्तेफाक नहीं लग रहे थे। विक्रम ने जब उसे पूछा कि वो आरव से बात करने का सोच रही है क्या, तो उसने सिर्फ एक ठंडा सा जवाब दिया, मैं न्यूज़ पहचानती हूँ पापा, शायद आप नहीं। ये सुनकर विक्रम के हाथों का ग्लास टूट गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना ब्लेजर पहना और घर से निकाल गया, जैसे कोई अपनी परछाई से भाग रहा हो। उधर आरव, जिसे अब लोग पिटी का नहीं क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट बना चुके थे, पुरानी बंदरा की एक गली में चुपी में चल रहा था। उसके हाथ में वही रुमाल था जिसमें लिखा था म्यूनिसिपल हॉस्पिटल, वार्ड, शोर, 3 अक्टूबर। उसकी मुट्ठी में उस रुमाल को ऐसे पकड़ा था जैसे किसी ने उसके जीने का एक टुकड़ा वहां बंध दिया हो। उसने रिक्शा ली और उस जगह गया जहां उसकी मां मीरा को आखिरी बार एडमिट किया गया था, बंदरा म्यूनिसिपल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का दरवाजा पुराना था, पेंट छीला हुआ, लेकिन अंदर का सिस्टम नए जमाने का था। रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में थे, स्टाफ नए थे। रिसेप्शनिस्ट से पूछने पर उसने कहा, सर 90s के रिकॉर्ड्स डिजिटल नहीं हैं, शायद पुरानी फाइल्स बेसमेंट में हो। आरव ने थैंक यू कहा, लेकिन उसका मन कहता था, वहां कुछ मिले ना मिले, उसकी मां के आसपास कोई तो होगा जो उस वक्त का साक्षी रहा होगा। वो आसपास की कॉलोनीज में लोगों से पूछता गया। फाइनली एक चाय की दुकान वाले ने कहा, कमला देवी नाम की नर्स हुआ करती थी, अब तो रिटायर्ड हैं, 2 गली दूर रहती हैं। आरव ने तुरंत वहां का रुख किया। एक छोटी सी छतरी के नीचे बैठकर कमला देवी तुलसी को पानी दे रही थी। उसने रुमाल देखा और जैसे उसकी सांसें रुक गई हो। ये रुमाल मीरा का था, उसने ठंडे स्वर में कहा। आरव का गला सूख गया। कमला उसे अंदर ले गई। वहां एक पुराना ट्रंक खोला जिसमें फोटोज, पुरानी चिट्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। तुम मीरा का बेटा हो? उसने पूछा। जब आरव ने हाँ में सिर हिलाया तो कमला ने उसे एक पुराना लिफाफा दिया। उसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी जिसमें पेशेंट का नाम था मीरा मल्होत्रा और फादर का नाम खाली था, लेकिन ऊपर एक छोटी सी चिट चिपकी थी जिसमें लिखा था इमरजेंसी कॉन्टैक्ट विक्रम मल्होत्रा। उस पल में जैसे आरव का सारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हिल गया। जो आदमी उससे सबसे ज्यादा नीचा दिखाता था, क्या वही उसका खुद का बाप था? कमला ने आगे कहा, मीरा बोल नहीं सकती थी उस वक्त, एक्सीडेंट में गाले पर चोट लगी थी। ये रुमाल उसका जरिया था बात करने का। हर बात लिख कर देती थी, सिर्फ एक आदमी को, और वो आदमी सिर्फ रात को आता था, ब्लैक सूट में। गाड़ी से आता, चुपचाप मिलता और सुबह होने से पहले चला जाता। उसका नाम था विक्रम। आरव ने उस रुमाल को अपने दिल से लगाया। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, बस एक निर्णय था। उसने कमला देवी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं उसे उसके ही घर में पूछूंगा वो कौन है और मैं क्या हूं। और उसके कदम वापस घूम गए, लेकिन इस बार डर के नहीं, सच के साथ। बांद्रा म्यूनिसिपल हॉस्पिटल के दरवाजे पे खड़े होके आरव ने एक गहरी सांस ली। हॉस्पिटल अब मॉडर्न बन चुका था, नए वॉल्स, रिसेप्शन पर एयर कंडीशनर, सब कंप्यूटराइज्ड। लेकिन उसके दिल में अब भी 1990s की तस्वीर थी, जहां उसकी मां मीरा कभी अकेले उस वार्ड में लेती थी। आरव हर नर्स, हर वार्ड बॉय से पूछता गया, लेकिन हर कोई सिर्फ एक ही बात कहता, इतना पुराना कौन याद रखता है भैया। लेकिन फिर एक वार्ड बॉय ने कहा, कमला देवी, वो शायद आपको कुछ बता सकें। रिटायर्ड हो चुकी हैं, लेकिन यहीं पास ही रहती हैं। उन्होंने काफी वक्त उस वार्ड में काम किया था। आरव ने उस एड्रेस तक ऑटो लिया और दोपहर के धूप मैंने एक छोटी सी गली के कोने पर एक पतली सी बिल्डिंग के टेरेस तक चढ़ा। वहां एक छोटी सी बेंच पर बैठी एक बुजुर्ग औरत कमला देवी तुलसी में पानी डाल रही थी। आरव ने रुमाल निकाला। जैसे ही उसने रुमाल उनके सामने रखा, उनके हाथ का लोटा गिर गया। यह रुमाल। उनकी आवाज हल्की थी, लेकिन आंखों में दर्द था। यह उसी का है, मीरा का।
आरव चुप रहा। कमला ने उसे अंदर बुलाया। छोटा सा कमरा था, पुरानी तस्वीरों से भरा हुआ। दीवार पर एक फ्रेम्ड सर्टिफिकेट, नर्सिंग एक्सीलेंस अवार्ड 1991। कमला ने पलंग के नीचे से एक पुराना संदूक निकाला, उसे खोला और अंदर से कुछ कागज निकाले। तुम मीरा के बेटा हो? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। कमला की आंखों में आंसू आ गए। तुम बिल्कुल उस जैसे दिखते हो, उन्होंने बताना शुरू किया। मीरा को जब यहां लाया गया था, वो अकेली थी। उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके केल में गहरी चोट थी। बोल नहीं सकती थी, सिर्फ लिख कर बात करती थी। मैं उसी वार्ड में थी, वार्ड नंबर 4। वहां सिर्फ वो थी। कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई दोस्त नहीं आया। बस एक आदमी रोज रात को आता था, ब्लैक सूट में, और सुबह से पहले चला जाता। मीरा उसे रुमाल पर कुछ लिख कर देती थी। वो पढ़ता था, कभी कुछ बोलता नहीं, सिर्फ उसके हाथ को पकड़ता और निकल जाता। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था। आपको उस आदमी का नाम याद है? कमला ने धीरे से जवाब दिया। एक बार उसने रिसेप्शन पे फॉर्म साइन किया था। नाम था विक्रम मल्होत्रा। आरव का गला सूखा गया। उसका सारा शरीर सुन हो गया। जो आदमी उसका वजूद झुतलाता रहा सालों तक, वो ही आदमी उसके जन्म से पहले उसकी मां के साथ था। कमला ने फिर एक पुराना एनवेलप निकाला। सेफ्ड लिफाफा जर्द हो चुका था। मीरा ने मुझे यह दिया था, उन्होंने कहा। उसने कहा था, अगर कभी कुछ हो जाए तो ये उसके बेटे को देना। आरव के हाथों में एनवेलप थमा दिया गया। उसने उसे खोला। अंदर एक पुरानी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, एक छोटी सी जन्म से पहले की तस्वीर। नाम लिखा था मीरा मल्होत्रा, लेकिन फादर के नाम की जगह खाली थी। बस एक छोटी चिट चिपकी थी ऊपर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट विक्रम मल्होत्रा। उसी विक्रम का नाम जिसने उसे सबके सामने बोझ कहा था। कमला के शब्दों ने उसे और ज्यादा तोड़ दिया। मीरा किसी से कुछ नहीं मांगती थी, सिर्फ एक बार बोली थी कि उस बच्चे का सच एक दिन सामने आएगा। तब लोग समझेंगे कि मोहब्बत क्या होती है और दर क्या करवा देता है। आरव ने वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट संभाली। उस रुमाल को उसने अपनी जेब में रखा। कमला ने उसे रोका। बेटा, तुम क्या करोगे? आरव ने देखा उनकी आंखों में। मैं उसे उसकी ही आंखों में देखूंगा और पूछूंगा, सच कब इतना महंगा हो गया? उस रात आरव ने मुंबई के साहिल पे जाकर मां की एक पुरानी आवाज को याद किया। वो आवाज जो अब भी उसके सपनों में आती थी। बेटा, कभी भी झुकना मत। सच बोलना मुश्किल होता है, लेकिन उसी में सुकून होता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा पहली बार ठहरा हुआ था, जैसे वो अंदर से तैयार हो गया हो। अब उसका सवाल सिर्फ एक था, क्या विक्रम मल्होत्रा अपनी ही परछाई से भागता रहेगा या उस सच का सामना करेगा जिसे उसने कब का दफन कर दिया था? विक्रम मल्होत्रा के घर में उस दिन से खामोशी का एक अलग ही रंग छाया था। शादी के बाद मेहमान जा चुके थे, लेकिन उनका छोड़ा हुआ शोर अभी तक सोशल मीडिया और न्यूज में गूंज रहा था। मल्होत्रा ग्रुप का नाम ट्रेंड में था, लेकिन इस बार किसी नए बिजनेस वेंचर के लिए नहीं, बल्कि एक थप्पड़ के लिए। पीआर टीम ने काफी कोशिश की थी, एक प्रेस रिलीज भी ड्राफ्ट हुई थी। फैमिली मैटर, मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन पब्लिक ने माफ नहीं किया। पब्लिक को सच चाहिए था, और इस बार कोई पॉलिश्ड स्टेटमेंट उस झूठ को छुपा नहीं सकती थी। विक्रम अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में इन्वेस्टर्स के साथ बैठा था। बड़े बड़े स्क्रीन्स पर ग्राफ्स गिरते हुए दिख रहे थे। एक इन्वेस्टर ने सीधा सवाल पूछा, मिस्टर मल्होत्रा, आपके परिवार के मुद्दे बिजनेस पर असर डाल रहे हैं। क्या यह सही है कि आपने अपने अंते बेटा को अपना नाम देने से मना किया? उस पाल विक्रम का चेहरा पत्थर सा हो गया। उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखता रहा, जैसे उसके अंदर से आवाज चाली गई हो। उस रात घर में अनान्या से उसकी तकरार हुई। विक्रम ने जब देखा कि अनान्या अब आरव के साथ संपर्क में है, उसका गुस्सा फट गया। तुम उस लड़के के साथ मिल गई हो जिसे मैं अपने घर का कलंक मानता हूं। अनन्या ने आंखों में आंसू लेकर कहा, वो कलंक नहीं है पापा, शायद आप ही सच से डर रहे हो। यह सुनकर विक्रम ने एक फोटो फ्रेम उठाकर दीवार पर मार दिया। घर का वैभव तो था, लेकिन उस रात उस घर में एक पिताजी अपने असली रूप में दिख गए। एक डरपोक, एक झूठ से लथपथ आदमी। इस बीच मुंबई के एक न्यूज रूम में एक नई आवाज उभर रही थी, प्रिया इयर। एक तीखी, निर्दोष नजर वाली जर्नलिस्ट,
जो सिर्फ टीआरपी नहीं, सच के पीछे भागती थी। उसने आरव के बारे में पहले से कुछ क्लिपिंग्स देखी थी, लेकिन अब जब शादी का वीडियो वायरल हुआ, उसने और गहराई से रिसर्च शुरू की। उसने मीरा मल्होत्रा के डॉक्यूमेंट्स निकाले। हॉस्पिटल के पुराने फाइल्स में एक शॉकिंग डिटेल मिली, एक इमरजेंसी फॉर्म जिसमें विक्रम का नाम लिखा था, सिग्नेचर भी उसी का था। क्या एक ऐसे बिजनेसमैन का नाम एक गरीब औरत के मेडिकल रिकॉर्ड में आ सकता था, बिना किसी गहरी वजह के? प्रिया ने लीगल आर्काइव्स में जाके मीरा की शादी की फाइलें ढूंढी। वहां एक नाम था, राजेश शर्मा, लेकिन आइडेंटिटी डिटेल्स इनकम्प्लीट थी। कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं, झूठ की एक पूरी खाल छुपी थी। लेकिन एक चीज प्रिया के हाथ लग गई, एक डिस्चार्ज समरी जिसमें लिखा था, अकम्पनीड बाय विक्रम मल्होत्रा। उसने तुरंत इसे स्कैन करके अपने फोल्डर में रखा। अब उसे आरव से मिलना था। आरव इस वक्त एक पुरानी ईरानी कैफे में बैठा था, जहां वो और उसकी मां कभी चाय पीने आते थे। कैफे के कोने में उसने एक छोटी सी टेबल चुनी, जैसे जिंदगी के सबसे बड़े फैसले वही होने वाले हो। वहां विक्रम उससे मिला, सूट में, लेकिन आंखों में पहली बार अनसर्टेनिटी थी। आरव ने सिर्फ एक ही चीज की, उसने रुमाल टेबल पर रखा, वही पुराना रुमाल जिसमें विक्रम का नाम था, हॉस्पिटल की वार्ड नंबर के साथ। विक्रम ने उस रुमाल को देखा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर आईना रख दिया हो। आरव ने बस इतना कहा, आप मुझे सबके सामने थप्पड़ मर सकते हो, लेकिन इस रुमाल को कैसे झुतलाओगे? ये सिर्फ कब्जा नहीं है, ये एक माँ का संदेश है। टेबल पर खामोशी छा गई। काफे के पीछे बजाज की ट्रैफिक का शोर था, लेकिन उस टेबल पर सिर्फ दो आदमियों के बीच एक झूठ का वाजन था, एक बहुत भरी झूठ। विक्रम कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ आंखों में एक डर था, डर अपने ही सच से। उसने रुमाल को हाथ में उठाया, लेकिन जैसे हाथों से फिसल गया हो। आरव ने उस मोमेंट में कुछ और नहीं कहा। उसने चाय का बिल दिया और चला गया, लेकिन उसके कदम इस बार ठोस थे। अब उसके पास सबूत था और समय था। उसी रात प्रिया अय्यर ने आरव से कांटेक्ट किया। उसने कहा, मैं आपकी कहानी समझना चाहती हूं। आप सिर्फ किसी का बेटा नहीं हो, आप एक सच हो जो सिस्टम ने दबा दिया। आरव ने सिर्फ इतना कहा, मैं कोई हीरो नहीं बनना चाहता, बस उस झूठ से आजाद होना चाहता हूं जो मेरे साथ पैदा हुआ था। और प्रिया ने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। एक रुमाल, एक थप्पड़, एक खामोश मां और एक आदमी जो सिर्फ सच चाह रहा था। कहानी अब मोड़ ले रही थी, जहां से एक परिवार का फसाद टूटना शुरू हुआ था और एक सच अपने कदम से दुनिया के सामने आने वाला था। शादी के कुछ दिन बाद, जब घर में संगीत के गीत की जगह खामोशी छाई थी, अनन्या मल्होत्रा के सपने अजीब सी तस्वीरों से भर गए थे। वो हर रात एक ही सपना देखती, अपनी माँ मीरा, जिसके बालों में फूल थे, जिसके हाथों में एक नन्हा आरव था। मीरा कुछ कहने की कोशिश करती, लेकिन हमेशा सपना एक ही जगह टूट जाता, जब वो कहती, हमारे दोनों उपहार, और आवाज रुक जाती। पहली बार अनन्या ने इस सपने को बस एक भूल समझा, दूसरी बार भी, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी बार जब वही सपना आया, तो उसने समझा, ये कोई याद नहीं, एक इशारा है। एक शाम अनन्या ने पुराने ट्रंक खोलने का फैसला किया, जो मीरा के पुराने कपड़ों से भरा था। उस ट्रंक का ताला पूरा जूं से भर चुका था, लेकिन उसने छुरी से काट दिया। अंदर से निकलती थी माँ की साड़ियाँ, एक सैंडलवुड की माला और नीचे दबा हुआ एक पुराना एल्बम। एल्बम के अंदर की तस्वीरों में मीरा थी, उसकी आंखों में वही गर्मी जो अनन्या याद करती थी, लेकिन एक फोटो ने उसके हाथों कांप दिए। तस्वीर में मीरा मुस्कुरा रही थी, दोनों हाथों में एक बच्चा था, एक बिल्कुल नन्हा बच्चा, जिसके बालों में तेल था और जिसे वो इतने प्यार से देख रही थी जैसे पूरी दुनिया वही हो। फोटो के पीछे लिखा था, हमारे दोनों सबसे बड़े उपहार। उस वक्त अनन्या को समझ नहीं आया, दोनों कौन? एक बच्चा ही तो दिख रहा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो फोटो के कोने में एक पुराना कपड़ा भी था, वही रुमाल जिसे आरव अपने हाथों में ले जाता दिखा था शादी के दिन। उसके दिल में बिजली सी कूदी। क्या मीरा की बात सच थी? क्या आरव सिर्फ उसका एंते भाई नहीं, बल्कि उसका खून का भाई था? उस रात अनन्या ने विक्रम से कुछ नहीं पूछा। उसने छुपके से आरव का कांटेक्ट निकाला और एक छोटी सी मैसेज भेजी,
मुझे तुमसे मिलना है, सिर्फ एक बार। आरव ने पहले जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ घंटों बाद एक टेक्स्ट आया। कैफे ईरानी, सुबह 10 बजे। कैफे में दोनों सामने बैठे थे। दोनों के बीच एक पुरानी वुडन टेबल थी, जहां पर कभी मीरा चाय पीने आया करती थी। आरव ने उसे देखा। आंखों में कोई नाराजगी नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था। अनन्या ने फोटो निकाली, उसके हाथों में दी। ये मेरी माँ की डायरी के एल्बम में थी। तुम ही होना। आरव ने फोटो देखी और पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए। वो रोते नहीं था, लेकिन उस पल में कुछ टूट गया था और कुछ जुड़ भी गया था। अनन्या ने सारी बात सुनी। रुमाल, हॉस्पिटल, कमला देवी, अल्ट्रासाउंड, सब कुछ। जब वो सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक नया रंग था, शायद एक बहन को मिल जाने का। अगर वो लिखती थी हमारे दोनों उपहार, तो इसका मतलब है तुम भी उनका बेटा हो और मैं भी। इसका मतलब है हम बहन भाई हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, पहली बार बिना डर के। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता अनन्या, न नाम न जायदाद, बस उस पल में दोनों के बीच एक नया रिश्ता पैदा हुआ। एक रिश्ता जो सिर्फ डीएनए से नहीं, दाढ़ से बना था। एक रिश्ता जो झूठ के विरुद्ध एक साथ खड़ा हो रहा था। अनन्या ने कहा, पापा ने अगर ये सब छुपाया, तो ये सिर्फ तुमसे नहीं, मुझसे भी धोखा था। तुम्हारे लिए ये सच जरूरी है, लेकिन मेरे लिए भी। उसी रात अनन्या ने घर आके फिर से अपने फादर को देखा। वो विस्की के ग्लास के साथ स्टडी में चुपचाप बैठा था, जैसे किसी ने उसके अंदर से हवा निकाल दी हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस उस डायरी को दोबारा हाथों में लिया, जिसमें मीरा ने लिखा था। वो कहता है कि उसका फ्यूचर दाग से मिट जाएगा, पर क्या मेरा बच्चा भी एक दाग है? अनन्या की आंखों में आग थी। अब वो सिर्फ बेटी नहीं थी, वो एक बहन भी थी और एक इंसान भी, जो सच के लिए लड़ने वाली थी। विक्रम मल्होत्रा ने अपनी बेटी के चेहरे पर वो आंखें देखी, जो कभी मीरा में थी, सच्चाई की आंखें। और उस पल में उससे पहली बार समझ आया कि उसका झूठ सिर्फ एक बेटा से नहीं, एक पूरे परिवार से सच छुपा रहा था। अनन्या ने सिर्फ एक लाइन बोली, अगर आपने मुझे प्यार किया है, तो अब मेरी मदद मत करो, बस रुकावट मत बनो। आरव और अनन्या दोनों अलग अलग रास्ते से चले थे, लेकिन अब उनका रास्ता एक था। उनका रिश्ता अब नए सवालों, नए सचों और नए जख्मों से भरा था। लेकिन पहली बार दोनों अकेला महसूस नहीं कर रहे थे। वो दोनों एक साथ उस सच के पीछे जा रहे थे, जिसका राज अब ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता था। जब घर का माहौल शांत हो जाता है, तब यादों की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है। उस शाम अनन्या अपने कमरे में अकेले बैठी थी, हाथ में मीरा की फोटो और दिल में एक तूफान। उसे लगता था जैसे माँ उसे बुलाने की कोशिश कर रही हो, एक ऐसी पुकार जो सिर्फ तब सुनाई देती है जब सच दर्द बन चुका हो। जब उसने पुराने एल्बम को बार बार देखना शुरू किया, उसकी नज़र एक अजीब सी चीज पर पड़ी, एक नयाकार सा छोटा सा तिजोरी, जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। वो मीरा की अलमारी के बिल्कुल नीचे एक छोटी तकिए के अंदर छुपा हुआ था। ताला पुराना था लेकिन मजबूत। उसके दिमाग में एक नंबर बार बार घूम रहा था, 1102। यही नंबर मीरा अपने रुमालों, डायरीज और कभी कभी बर्थडे कार्ड्स में लिखती थी। अनन्या ने ट्राई किया, 4 डिजिट्स घुमाए और क्लिक, ताला खुल गया। तिजोरी के अंदर एक छोटी डायरी थी, ब्राउन लेदर का कवर थोड़ा सा घिस चुका था। मीरा की हैंडराइटिंग वैसे ही थी, गोल गहन और कभी कभी ज्यादा तेज, जैसे किसी ने भाग के लिखा हो। अनन्या ने पहला पन्ना खोला और उसके हाथों की थरथराहट बढ़ गई। मैं अकेले हो गई हूँ, लिखा था। उसने कहा था कि वो साथ देगा, पर जब वक्त आया, उसने सिर्फ अपना नाम चुना। आगे पढ़ती गई। हर एक पन्ना मीरा की टूटती सांसों का अफसाना था। मैं मां बनने वाली हूं, पर एक हकदार बाप नहीं चाहता कि दुनिया जाने। उसने कहा, यह दाग मेरे फ्यूचर पे पड़ देगा। मैं चुप हो गई। पर क्या मेरा बच्चा भी एक दाग है? एक पन्ना था जिसमें नाम लिखा गया था, विक्रम। विक्रम ने कहा, तुम्हारा और मेरा रिश्ते का समझ में कोई ठिकाना नहीं। उस लाइन ने अनन्या के अंदर कुछ तोड़ दिया। उसने डायरी को अपने से लगाया और छुप कर रोई। अब वो बस बेटी नहीं थी, वो एक औरत थी जिसे अपनी माँ के लिए इंसाफ चाहिए था। उस डायरी के लास्ट पेज पर लिखा था, अगर मैं कभी ना रहूं,
तो ये सच एक दिन मेरे दोनों उपहारों को मिल जाए, शायद तब मेरा बोझ हल्का हो जाए। उसी वक्त मुंबई के दूसरे कोने में आरव के पास एक एनवेलोप आया। कोई रिटर्न एड्रेस नहीं था, सिर्फ एक पुराना फोटो अंदर था। ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी। मीरा एक कॉलेज के यूनिफॉर्म में थी और उसके साथ एक जवान आदमी था। वही आंखें, वही मुस्कान, विक्रम। पीछे लिखा था, माफी के लायक नहीं है, पर एक दिन तुम समझोगे। वो लिखवात, वो रुमल वाली हैंडराइटिंग थी। आरव के हाथ कांप गए। किसने भेजा? कमला देवी या कोई और? क्या विक्रम ने खुद भेजा? आरव ने उस तस्वीर को टेबल पर रखा और उस रुमाल के पास रख दिया। अब दोनों सबूत एक ही जगह थे, एक माँ का प्यार और एक बाप का दार। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं थी। जब अनान्या उसे मिलने आई, उसके हाथ में डायरी थी। मैं सब पढ़ चुकी हूं, उसने कहा। तुम्हारा शक सही था, लेकिन अब मुझे भी यह सच दुनिया के सामने लाना है। आरव ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही मीरा वाली चमक थी। मैं लड़ना नहीं चाहता, उसने कहा। मैं सिर्फ उससे उसके सामने खड़ा देखना चाहता हूं, बिना झूठ के। अनान्या ने डायरी के बीच से एक छोटी सी चिट निकाली। ये मीरा ने मुझे छुप कर दी थी एक बार जब मैं बीमार थी। अगर कभी तुम्हें कुछ समझ न आए तो रुमाल के पीछे देखो। आरव ने रुमाल पलटा। एक पुरानी सिलाई की लाइन थी जो पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। खून से जुदा है तू, पर नाम से नहीं। उस पल में सब कुछ साफ हो गया। मीरा ने कब का बता दिया था, सिर्फ दुनिया अंधी थी। रात भर दोनों ने प्लान बनाया। विक्रम को सामने लाने का। ह्यूज कोर्ट में नहीं, कैमरा के सामने लाना होगा, अनान्या बोली। वही दुनिया जिसमें उसने इज्जत बनाई है, वही दुनिया उसे चेहरा दिखाने को बोलेगी। आरव ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसके दिल में अब भी एक टुकड़ा था। वो चाह नहीं रहा था कि विक्रम गिर जाए, सिर्फ ये चाह रहा था कि वो सच में खड़ा हो जाए। वो टूट चुका है, आरव ने कहा, पर क्या वो अपने अंदर से भी झूठ तोड़ पाएगा? उस रात जब आरव ने सोचा कि क्या वो कभी उस आदमी को माफ कर पाएगा जिसे उसने अपने जिंदगी भर सिर्फ सर कहा, तो उसे सिर्फ एक आवाज याद आई, मीरा की। बेटा, कभी भी सच से मत भागना। वो दर्द दे सकता है, लेकिन दर्द के बाद सुकून भी वही देता है। और अब उस सुकून के लिए दोनों तैयार थे। विक्रम मल्होत्रा के लिए इज्जत सब कुछ थी। पिछले 30 साल से उसने अपनी इमेज ऐसे तरीके से बनाई थी जैसे कोई कारखाना हो। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर चैरिटी गाला, हर इंटरव्यू एक नई इमारत का ईंट बन चुकी थी। लेकिन जब एक आदमी का महल झूठ पर बना हो, तो एक सच उसे जमीन तक ला सकता है, और वो सच अब दरवाजे तक पहुंच गया था। मल्होत्रा ग्रुप के शेयर्स गिर रहे थे। न्यूज एंकर्स प्राइम टाइम शोज में विक्रम की तस्वीर के साथ हेडलाइन चला रहे थे, बिलियनर का दूसरा बेटा। क्या विक्रम ने एक मां को छोड़ा था सिर्फ इमेज बचाने के लिए? इन्वेस्टर्स पैनिक में थे। पीआर टीम मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रही थी। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ने कहा, सर, पब्लिक को इमोशनल रिडेम्पशन चाहिए। आपको किसी प्लेटफॉर्म पे आकर कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विक्रम ने टेबल पर हाथ मार दिया। मैं किसी को कुछ नहीं समझाऊंगा, लेकिन अंदर से वो पहली बार टूटा था। उसी दिन बोर्डरूम में इन्वेस्टर्स के सामने विक्रम खड़ा था। सबके हाथों में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स थी, लेकिन सबकी आंखों में सिर्फ एक सवाल। एक सीनियर इन्वेस्टर ने पूछा, मिस्टर मल्होत्रा, हम आपसे बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब पर्सनल स्कैंडल का असर शेयर्स पे हो रहा है, तो क्या ये हमारा अधिकार नहीं बनता कि हम सच जान सकें? उस पल में विक्रम के होठ सूख गए। उसने पानी पिया, लेकिन गले में कुछ अटक गया। वही शब्द जो सालों से उसने दबा के रखे थे। मीटिंग के बाद वो सीधा घर गया। घर के अंदर एक अजीब सन्नाटा था। उसने अनान्या को बुलाया, लेकिन जवाब नहीं मिला। जब वो उसके कमरे में गया तो देखा डायरी गायब थी। उस डायरी में वो सब कुछ था जो उसने छुपाया था। अनान्या के चेहरे पर पहली बार उसने वो आंखें देखी जिनमें ना डर था, न समर्पण, सिर्फ सच था। तुम मुझे झुतलाओगे? उसने पूछा। अनान्या ने सीधा देखा। आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। मुझे आपसे सच नहीं चाहिए, मुझे अपने मां से न्याय चाहिए। विक्रम ने हाथ उठाया जैसे कुछ कहने वाला हो, लेकिन रुक गया। वो लड़की अब उसकी बेटी नहीं रही थी, वो उसके सामने एक गवाह थी। एक औरत, एक बहन,
जो उसके खिलाफ खड़ी थी। वही वक्त था जब आरव और प्रिया अय्यर एक कॉफी शॉप में मिले। प्रिया ने उसके सामने वो डॉक्यूमेंट रखा जो उसने आर्काइव से निकाला था, मीरा की असली बर्थ सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट के पीछे चिपका हुआ था एक कॉन्फिडेंशियल मेडिकल फाइल जिसमें लिखा था, एडमिटेड बाय विक्रम मल्होत्रा। आरव ने फिले बंद की। उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था, न जीत न हार, सिर्फ एक थकान थी। यह सब सच है, उसने कहा, लेकिन मैं पब्लिक में कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे बस चाहिए कि वो समझे कि माँ अकेली नहीं थी। मैं उसका सबूत हूं। रात के वक्त अनान्या घर आई। घर में सब कुछ वैसा ही था, वॉल्स, फर्नीचर, पेंटिंग्स, लेकिन माहौल बदल चुका था। उसने विक्रम के सामने वो फाइल रखी। ये मीरा के हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स हैं, उसने कहा। आपका सिग्नेचर है इसमें। आप छुपा सकते हैं दुनिया से, लेकिन हमसे नहीं। विक्रम की आंखों में आंसू नहीं आए, सिर्फ एक अजीब सा ब्लैंक एक्सप्रेशन था। उसने डायरी उठाई, वही डायरी जिसमें मीरा ने लिखा था, वो कहता है बच्चा उसकी इज्जत ले जाएगा, लेकिन इज्जत से बड़ा तो माँ का दर्द होता है। वो पल थे जब विक्रम के हाथ कांप गए। उसने डायरी बैंड की और धीरे से कहा, मैं उस वक्त डर गया था। सोचा था एक नाम, एक लेगेसी के आगे एक जिंदगी कुछ भी नहीं। अनान्या ने उसके आंखों में देखा। और अब भी वही सोचोगे? विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस एक छोटी सी तस्वीर निकाली ड्रॉअर से, मीरा की एक फोटो जिसे उसने हमेशा छुपा कर रखा था। मैं यूज भूल नहीं पाया, पर हिम्मत भी नहीं थी कि उसका सच जी सकूं। उस रात घर में एक डिनर हुआ, पहली बार बिना सर्वेंट्स, बिना प्रोटोकॉल के। टेबल पर सिर्फ 3 लोग थे, विक्रम, अनान्या और आरव। आंखों में सब कुछ था, नफरत, पछतावा और एक छोटी सी उम्मीद। खाना ठंडा था, लेकिन महसूस सब कुछ गर्म था। कहीं ना कहीं इस खामोशी में एक नई शुरुआत छुपी थी, लेकिन सब जानते थे अभी एक आखिरी तूफान आना बाकी था। अनान्या ने जब आरव से कहा कि उसे एक बार फिर हवेली जाना चाहिए, तो पहली बार उसके चेहरे पे झिझक दिखाई दी। शायद उस जगह से ज्यादा कुछ नहीं छूता था, बस जख्म, आवाजें और वो नजर जो हमेशा उस पर रुक जाती थी जैसे वो कोई गलती हो। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अनान्या उसके साथ थी, लेकिन उससे ज्यादा मीरा का सच उसके साथ था। आरव ने हाँ में सिर हिलाया। एक बार और, उसने कहा, लेकिन इस बार मैं भागूंगा नहीं। शाम ढल रही थी जब दोनों मल्होत्रा हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। अंदर का माहौल ठंडा था, चांदनी चांडलियर से गिर रही थी, लेकिन हर कोना खामोशी से भरा था। कोई सर्वेंट सामने नहीं आया, लगता था जैसे घर भी शर्मिंदा हो। विक्रम ड्राइंग रूम में था, विस्की का ग्लास हाथ में, आंखों में थकान, जैसे हार गया हो किसी जुंग में जो किसी ने फॉर्मली अनाउंस ही नहीं की थी। अनान्या ने डायरी उसके सामने रखी। पढ़िए, उसने कहा। विक्रम ने हाथ में डायरी उठाई। पहला पन्ना ही काफी था। मैं मां बनने वाली हूं, और वो कहता है नाम से इज्जत होती है, खून से नहीं। उसकी आंखों का मॉइस्चर पहली बार दिखा। हर पन्ना जैसे उसका चेहरा बर्फ से पिघला रहा था। फिर आरव ने टेबल पर वो रुमाल रखा। विक्रम ने उसे देखा, हाथ में उठाया, और थोड़ी देर तक सिर्फ देखता रहा। तुम्हारे हाथ में यह देखकर लगता है जैसे मीरा वापस आ गई हो, उसने धीरे से कहा। अनान्या ने फिर वो फोटो निकाली, मीरा के साथ विक्रम की तस्वीर, पीछे लिखा था, माफी के लायक नहीं है। फिर प्रिया अय्यर के दिए गए मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, डिस्चार्ज समरी, हॉस्पिटल का सिग्नेचर पेज, सब साबित करता था कि मीरा अकेली नहीं थी। आरव ने सिर्फ एक लाइन बोली, तो क्या अब भी आप मुझे बोझ कहेंगे? विक्रम ने कुछ नहीं कहा। उसने पहली बार अपने कंधों को धीरे से झुका दिया, विस्की का ग्लास टेबल पर रख दिया और सोफा से उठकर सीधा सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी सांस तेज थी। मैं उस वक्त समझा कि अगर मैंने इस बच्चे को अपना नाम दिया तो मैं मीरा से भी सब कुछ खो दूंगा और दुनिया के नजर में गिर जाऊंगा। मुझे क्या पता था कि मैं अपने आप से गिर जाऊंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं कमजोर था, कावर्ड। नाम का इंसान तो बन गया, लेकिन बाप का भी नहीं बन पाया। आरव उसके सामने था, लेकिन उसके चेहरे पे ना गुस्सा था, ना पछतावा, सिर्फ एक ठंडी सी समझ थी, जैसे उसने सारे फैसले पहले ही कर लिए हो। मैं यहाँ बदला लेने नहीं आया। मैं बस चाहता था कि आप एक बार देखें कि मैंने भी माँ के सपनों को जीना सीखा। बिना आपके नाम के भी मैं खुद का बन गया। उस पल अनान्या ने सब कुछ छोड़ दिया, डायरी, फोटो, रुमाल, सब।
कुछ उनके बीच में था, और तभी टेबल के कोने से एक पुराना एनवलप गिर गया। उसमें एक निमंत्रण पत्र था, अनान्या की शादी का ओरिजिनल इनविटेशन कार्ड, फाता हुआ, कोने से जला हुआ, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे रख दिया हो या छुपा दिया हो। आरव ने उसे उठाया, देखा और पीछे एक लिखा हुआ मैसेज पढ़ा। उस दिन तुम आओगे तो सब बिखर जाएगा। वो हैंडराइटिंग मीरा की थी, लेकिन यह किसने छुपाया? विक्रम ने आंखों से आंसू पोंछे। मीरा ने मुझे वो कार्ड भेजा था। शायद वो चाहती थी कि मैं उस दिन कुछ तो करूं, लेकिन मैं सिर्फ अपना इमेज बचाता रहा। और जब तुम स्टेज पे आए, मैं टूट गया। उस रात कोई फैसला नहीं हुआ, कोई माफी नहीं मांगी गई, लेकिन कुछ बदला था। पहली बार विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता मैं कैसे सुधर सकता हूं, लेकिन अगर तुम कहना चाहो मैं तुम्हें बेटा कह सकता हूं। आरव ने धीरे से बोला, मुझे सिर्फ सच चाहिए था। नाम से इज्जत नहीं मिलती। इज्जत तब मिलती है जब इंसान अपनी आंखों में झांक सके। जब दोनों निकले, हवेली के बाहर रात का सन्नाटा था, लेकिन अंदर एक गर्माहट थी, जैसे कोई पुरानी रूह को शांति मिल गई हो। अनान्या ने आरव का हाथ पकड़ा। आज मम्मी मुस्करा रही होंगी। आरव ने सिर्फ इतना कहा, नहीं। आज उनकी चीख चुप हो गई है। रात का एक हिस्सा जा चुका था जब मल्होत्रा हवेली के ड्राइंग रूम में बस दो लोग बचे थे। एक जो बाप होने का दावा कभी नहीं कर सका, और एक जो बेटा कहलाने की कभी उम्मीद भी नहीं रखता था। सब कुछ कहने के बाद भी दोनों के बीच मैंने एक खामोशी का पर्दा था जो गिरते गिरते अभी तक थामा हुआ था। विक्रम ने विस्की का ग्लास हटा दिया था। आंखों में पहली बार डर नहीं था, सिर्फ एक थकान थी। और आरव, जिसके अंदर बरसों का गुस्सा, अकेलापन और जवाब की भूख भरी थी, आज बस शांत था। जैसे सच बोल देने के बाद जिंदगी के सबसे कठिन सवाल भी एक सांस में हल्का लगने लगते हैं। विक्रम ने सोफा के कोने में बैठकर पहले बार खुद से बात की, लेकिन आवाज आरव के लिए थी। मैं उस वक्त सिर्फ 26 का था। मीरा मेरी जिंदगी का वो हिस्सा थी जो मैंने दुनिया से छुपाया। प्यार तो सच था, लेकिन हिम्मत नहीं थी। उसने जब कहा कि वो मां बनने वाली है, तो मेरी पहली सोच थी, लोग क्या कहेंगे। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन हर लफ्ज छोटी छोटी तीरों की तरह आरव के दिल में लग रहा था। मैं एक नाम था, एक नस्ल का उत्तराधिकारी, और मीरा उस टाइम सिर्फ एक टीचर थी। मैंने सोचा, अगर मैंने उसे अपनाया तो पूरे परिवार से कट जाऊंगा। आरव चुप था। न उसके चेहरे पर नफरत थी, न दया, सिर्फ एक थका हुआ सा इंसान था जो सुन रहा था उसी आदमी को जिसकी वजह से उसकी मां ने इतनी सारी रातें अकेली काटी थी। विक्रम बोलता गया, जैसे हर बात उसके अंदर से गिरती जा रही हो। मुझे याद है वो दिन जब मीरा हॉस्पिटल में थी। हर रात मैं उसके पास जाता था। उसके हाथ में वो रुमाल होता था। वो लिख कर देती थी, मत जाओ, और मैं हर बार जाता रहा। हर बार उससे वचन देता था कि सब ठीक कर दूंगा, और हर बार झूठ बोलता था। उस पल आरव की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसका गले बैंड हो गया। मुझे सिर्फ एक बार देख लेते तो शायद मैं अपने आप से ना लड़ता। उसने धीरे से कहा, मुझे आपका नाम नहीं चाहिए था, बस एक पल आपके नजर में होने का एहसास चाहिए था। विक्रम की आंखों से पहली बार आंसू टपक गए। मैं हार गया हूं आरव, अपने आप से, अपने सच से, अपनी बेटी से, और अब तुमसे भी। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं उस लायक नहीं हूं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, धीरे से, जिसे पकड़ने में हिम्मत चाहिए थी। आरव ने कुछ देर उस हाथ को देखा और फिर पीछे हटा लिया। माफी बोलने से नहीं मिलती, बदलने से मिलती हैं। आप कुछ बदल पाए तो शायद कभी मैं माफ भी कर पाऊंगा। वो रात काफी गहरी थी, लेकिन उस कमरे में दोनों के बीच कुछ सुलग रहा था। शायद पहली बार एक ऐसी सच्चाई जो कभी बोला नहीं गया था। उस रात के बाद विक्रम ने एक फैसला लिया, सुबह जाके बोर्ड मीटिंग में रेजिग्नेशन देने का। अनान्या ने पहली बार उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगर आप सच में कुछ सुधरना चाहते हैं, उसने कहा, तो खुद को गिराकर नहीं, खुद को बदल कर कीजिए। वही रात आरव ने मीरा के कब्रिस्तान जाकर एक रुमाल वहां छोड़ दिया, वही जिसमें हॉस्पिटल का नाम, विक्रम का सिग्नेचर और मीरा का दर्द था। उसने रुमाल को समेटकर एक पत्थर के नीचे रखा, फूल रख कर कहा, मां, मैं रूठ के नहीं जीता,
बस सच के साथ जीना सीख गया हूं। उसकी आंखों से सिर्फ एक आंसू गिरा, लेकिन उस आंसू में सारी जिंदगी का बोझ था और सारी जिंदगी का आजादी भी। उसी वक्त हवेली में ननान्या एक खास तैयारी में थी। उसने एक डिनर का आयोजन किया, सिर्फ 3 लोगों के लिए। टेबल पर कोई नकली शान नहीं थी, न फाइन चाइना न इम्पोर्टेड वाइन, सिर्फ दाल चावल, रोटी और एक छोटी सी दिया। विक्रम ने सबसे पहले बैठने से पहले कहा, मैं अब इस घर का मालिक नहीं, मैं सिर्फ एक ऐसा आदमी हूं जो अपनी गलतियों को देख रहा है। आरव ने उसकी तरफ देखा, न आशीर्वाद के लिए न दुख के लिए, बस एक आंख मिलाकर इतना कहा, शुरू से शुरू करते हैं। विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया। उस रात डिनर टेबल पर ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन खामोशी में भरोसा था। पहली बार वो घर एक संघर्ष का मैदान नहीं, एक नई कहानी का पहला पन्ना बन गया। लेकिन किसी भी कहानी का अंत इतना सरल नहीं होता। कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अभी एक आखिरी विरासत बाकी थी, जो मीरा ने जिंदा रहकर नहीं, लेकिन मरने के बाद भी छोड़ रखी थी। एक टेस्ट, एक वसियत, जो अभी सब कुछ पलट कर रख देगी। सुबह का वक्त था, लेकिन मल्होत्रा हवेली के अंदर रात की थकान अब तक बाकी थी। पहली बार एक शाम जिसमें न गुस्से का तूफान था, न झूठ का बोझ, सिर्फ एक छोटी सी महजूदगी थी, जो तीखी भी थी और सुकून भी देती थी। लेकिन जब हर रात सामने आने लगता है, तब किस्मत एक और पर्दा खींचती है। इस पर्दे के पीछे कभी कभी वो सच होता है, जो इंसानों के बीच के सब रिश्ते तोड़ सकता है, या फिर उन्हें एक नए रूप में जोड़ सकता है। 3 दिन बाद एक पुराना वकील हवेली के गेटे पर आया, हाथ में ब्लैक लेदर का ब्रीफ केस, आंखों में थोड़ी सी बेचैनी। मैं व्यास एंड मेहरा चेंबर्स से हूं, उसने कहा। मीरा मल्होत्रा ने एक गुप्त वसीयत हमारे ऑफिस में छोड़ी थी, जो उसके मरने के बाद भी एक्टिवेट नहीं की गई, क्योंकि उसमें एक शर्त थी। विक्रम ने तुरंत अनान्या को बुलाया। आरव भी पास ही था, और वकील ने जब ब्रीफ केस खोला तो लगता था जैसे हवा भी रुक गई हो। ये वसीयत तब तक पब्लिकली वैलिड नहीं होती, वकील ने पढ़कर बताया, जब तक विक्रम मल्होत्रा इस बच्चे को, आरव, अपना बेटा घोषित ना करें। अगर ऐसा नहीं होता तो मीरा की जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो आपको नहीं पता था, लेकिन वो अपने नाम पे एक स्टार्टअप में इन्वेस्टर थी, सब कुछ मुंबई के एक बालाश्रम को दे दिया जाएगा, जिसका नाम उसने रखा था घर। एक सन्नाटा छा गया। विक्रम ने आंखों से आरव को देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। अनान्या ने पूछा, स्टार्टअप? वकील ने हाँ में सर हिलाया। उन्होंने एक हेल्थ टेक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, जिसका वैल्यूएशन अब करोड़ में है, लेकिन उसकी ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब विक्रम, उनका बेटा, जिसका नाम इस वसीयत में आरव मीरा लिखा गया है, को लीगल हेयर घोषित करें, और इसके लिए सिर्फ 1 हफ्ते का समय है। आरव ने पेपर को देखा, उस पर मीरा का सिग्नेचर था। उस हैंडराइटिंग में दाढ़ भी था, साहस भी। माँ ने मुझे कभी अपने खून से जानी हुई पहचान नहीं दी, उसने धीरे से कहा, लेकिन उन्होंने हर वक्त मुझे एक घर दिया। उसकी आंखों में पानी था, लेकिन चीखने की आग नहीं थी। मैं उस प्रॉपर्टी का दावा नहीं करता। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उस चेहरे पर सच देखना है, जो सालों तक मुझसे आंख नहीं मिलाता था। विक्रम का चेहरा पहला बार सेफ्ट पड़ा, शायद डर से नहीं, शर्म से। मैं तुम्हें अपने बेटा होने से कभी नहीं रोका, आरव। मैं बस तुम्हें अपने नाम से जोड़ते हुए खुद से अलग पड़ गया। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, अब बात नाम की नहीं है, अब बात माँ के सपने की है। क्या आप उस सपने को झूठ बनाएंगे या उसे जीने देंगे? अनान्या ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, आप हमेशा कहते थे कि इज्जत सबसे बड़ी वस्तु है पापा। आज आपके पास एक मौका है, या तो आप उस इज्जत को सच्चाई से जोड़ दो, या उससे हमेशा के लिए खामोश कर दो। विक्रम ने डायरी उठाई। उस डायरी का लास्ट पन्ना था जहां मीरा ने लिखा था, अगर मेरा बेटा कभी इस दुनिया में अकेले खड़ा हो तो उसके साथ मेरे सपने भी होंगे। अगर उसके साथ मेरा नाम नहीं हो सकता तो कम से कम मेरा सच हो। उसने आंखें बेंड की और समझा कि हर वो कदम जो उसने अपनी इज्जत के लिए उठाया था, एक माँ के अरमानों पर भारी पड़ता गया। मुझे वक्त चाहिए, उसने बस इतना कहा। आरव सिर्फ उसके सामने खड़ा रहा, उसका चेहरा धीरे से नीचे झुका। माँ ने सालों तक इंतजार किया, मैं 1 हफ्ते का और कर सकता हूँ। वो रात सबके लिए अलग थी। आरव छत पे चला गया,
जहां बचपन में मीरा उससे तारे गिनवाकर सोया करती थी। उसने उस रुमाल को हाथ में पकड़ा और अपने से कहा, माँ, आपने जितना सोचा था उसे ज्यादा हिम्मत दे गए हो। नीचे विक्रम अपने स्टडी में बैठा रहा। सामने मीरा की एक तस्वीर थी जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई थी। उसके पीछे लिखा था, मुझे ना जरूरत थी ना मांग थी, सिर्फ पहचान चाहिए थी। और सब कुछ अब इस एक फैसले पर अटक गया था। क्या विक्रम मीरा को आखिरी बार इज्जत दे पाएगा, या फिर एक बार फिर उसके दर्द पर उसका दर भारी पड़ जाएगा। 7 दिन गुजार गए जैसे किसी ने वक्त को सांस लेना सिखा दिया हो, धीरे, भारी, और हर पल में एक फैसले का बोझ। विक्रम मल्होत्रा ने उसे एक हफ्ता में ना बिजनेस देखा, ना बोर्ड रूम्स। उसने सिर्फ एक काम किया, खुद से लड़ना। हर दिन वो अपने स्टडी में बैठकर मीरा की तस्वीर के सामने घंटों तक सिर्फ देखता रहता। ना आंखों में गुस्सा था, ना ईगो, बस एक दाढ़ था जो अंदर से छाती को छिर गया था। आरव ने कुछ नहीं बोला, ना याद दिलाया, ना समझाया। वो सिर्फ इंतजार करता रहा, लेकिन इस बार किसी जवाब के लिए नहीं, किसी इंसानियत के लिए। फिर आई वो शाम जो देश के लिए बस एक इंटरव्यू थी, लेकिन मल्होत्रा परिवार के लिए फैसले की घड़ी। प्रिया इयर, जिसने पूरी कहानी में एक आंख बनकर सब कुछ देखा था, अब सामने थी, कैमरा के पीछे नहीं, सामने। आज रात हमारे स्टूडियो में है विक्रम मल्होत्रा। उसने एंकर की तरह नहीं, एक साक्षी की तरह बोला। एक ऐसा आदमी जिसके एक फैसले ने सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि एक माँ के सपने को भी तोड़ दिया। क्या वो आज इस राज को दुनिया के सामने लाएंगे, या फिर एक बार खामोशी का चुनाव करेंगे? लाइट्स जल चुकी थी। 2 चेयर्स एक दूसरे के सामने। एक में प्रिया थी, सच के लिए तैयार। दूसरी में विक्रम, सच के साथ थका हुआ। कैमरास ऑन हूं। सारे इंडिया की नजर उस पल पर टिक गई थी। प्रिया ने पहला सवाल पूछा, मिस्टर मल्होत्रा, क्या आप सच में इस देश के सामने एक ऐसी सच्चाई लाने वाले हैं जो आपने पिछले 20 सालों से छुपाई है? विक्रम ने थोड़ा पॉज लिया। उसके हाथ में एक पुराना रुमाल था, वो ही रुमाल जो मीरा ने कभी दिया था। उसने उसे अनफोल्ड किया, आंखों में आंखों से मिला के बोला, मैं कबूल करता हूं, आरव मेरा बेटा है। सारा स्टूडियो एक पल के लिए सन्न हो गया। प्रिया ने आंखें उठाई। आपने उसे कभी पहले अपनाया क्यों नहीं? विक्रम की आवाज भरी हुई थी, क्योंकि मैं डर गया था। डर गया था कि दुनिया क्या कहेगी। डर गया था कि मैं जिस चीज के लिए साल दर साल मेहनत कर रहा हूं, वो एक सच के सामने टूट जाएगा। पर जो सच को दबाता है, वो खुद कब का टूट चुका होता है। उसने रुमाल उठाया और उस पर लिखे लफ्जों को पढ़ा, कैमरा की तरफ देखते हुए। चाहे वो कभी कहे नहीं, तुम मोहब्बत से पैदा हुए हो। उसके होठ कांप गए। ये मीरा की लिखावट थी, और मैं उस लिखावट से भगता रहा। न्यूज रूम्स में आग लग चुकी थी, सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हो रहे थे। लेकिन उस वक्त एक छोटी सी गली में आरव एक पुराने CRT टीवी के सामने बैठा था, जहां स्क्रीन पर उस आदमी की तस्वीर थी जिसे उसने कभी पिता नहीं माना, लेकिन आज सुन रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे किसी ने अंदर के बर्फ पर धूप छोड़ी हो। उसने अपने बैग से एक फोल्डेड पेपर निकाला, मीरा की वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और यूजर डायरी के बीच में रख दिया। माँ, आज कोई झूठ नहीं बोला, उसने धीरे से कहा। स्टूडियो में इंटरव्यू खत्म होने के बाद प्रिया ने एक आखिरी सवाल पूछा, आप किस पे अफसोस करते हैं मिस्टर मल्होत्रा? विक्रम ने बिना सोच के जवाब दिया, मैं एक माँ के आखिरी दिनों में उससे बस एक नाम देना चाह रहा था, पर मैं उसे इंसाफ भी नहीं दे सका। आज मैं चाहता हूं कि पूरा देश जाने, मीरा ने जो किया वो कमजोर बनकर नहीं, मां बनकर किया। और आरव सिर्फ उसका नहीं, मेरा भी है। इंटरव्यू खत्म हुआ, कैमरास बैंड हुए, लेकिन उस पल में एक कहानी जिसमें सिर्फ दर्द था, उसमें पहली बार कबूलियत की रोशनी दाखिल हुई थी। विक्रम स्टूडियो के कोने में बैठ गया, हाथ से रुमाल को फिर से फोल्ड किया, लेकिन इस बार इज्जत के साथ। पहली बार उसने रुमाल को जेब में रखा, जिसे अब तक सिर्फ छुपाता आया था। हवेली में अनन्या टीवी के सामने खड़ी थी। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें गम नहीं था। उसने फैमिली फोटो के फ्रेम में एक नया फोटो छुपा दिया, आरव का, और इस बार बिना किसी परमिशन के। फ्रेम के नीचे उसने छोटा सा स्टिकर चिपका दिया था, अपने होने के लिए कभी भी किसी नाम की जरूरत नहीं होती। जब रात ढल चुकी थी, विक्रम घर लौट आया।
आंगन में आरव खड़ा था। न तालियों का स्वागत, न कठिन सवालों का इंतजार। सिर्फ दो लोग जो अब सिर्फ नाम से नहीं, जिंदगी से जुड़े थे। विक्रम ने आंखों में आंखों डाली। मैं इंटरव्यू पे गया था क्योंकि मुझे लगा दुनिया को बताना जरूरी है, पर असली बात तो यहां कहनी चाहिए थी। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तू मुझे एक मौका दे। आरव ने बस सिर हिलाया। मौका देना मेरा काम नहीं, मौका कमाना आपका काम है। उस पल में दोनों के बीच जो खामोशी थी, उसमें नफरत नहीं थी, ना बेचैनी। सिर्फ एक नई शुरुआत थी जिसमें सच बोल चुका था और अब जीने की बारी थी। 3 महीने बीत चुके थे उस रात के बाद, जब विक्रम मल्होत्रा ने पूरे देश के सामने कबूल किया था कि आरव उसका बेटा है। वक्त बदलने लगा था, लेकिन पुराने जख्मों का मरहम वक्त से नहीं, इंसानियत से लगता है। हवेली में अब सब कुछ वैसा ही था, लेकिन हर चीज में एक नई सांस लेने लगी थी। स्टेयरकेस के रेलिंग पर कपड़ों के पिन नहीं, फूलों के हार लटकते थे। ड्राइंग रूम में टीवी की आवाज नहीं, कहानियों की हल्की मुस्कान घूमती थी। और डाइनिंग टेबल पर अब एक कुर्सी खाली रहती थी, वही कुर्सी जहां कभी मीरा बैठी थी। आरव ने मुंबई छोड़ दिया था। उसने बैंगलोर के एक छोटे से बस्ती में एक स्कूल खोला, मीरा कला घर, जहां वो आर्ट क्लासेस देता था उन बच्चों को जिनके पास सपने तो थे लेकिन जमीन नहीं। उसने अपने नाम के आगे ना मल्होत्रा जोड़ा, न किसी और आइडेंटिटी की छाप ली, बस लिखा था आरव मीरा। उसके लिए वही काफी था। स्कूल के एंट्रेंस पर एक छोटा सा फ्रेम था जिसमें एक पुराना रुमाल लगा था। रुमाल के नीचे एक पंक्ति लिखी थी, चाहे वो कभी कहे नहीं, तुम मोहब्बत से पैदा हुए हो। बैंगलोर के इस नए घर में जिंदगी की रफ्तार अलग थी। सुबह की पहली रोशनी चौकबोर्ड पर पड़ती थी और शाम को एक बुढ़ी औरत, रीना ताय, चाय और बिस्किट ले आती थी। आरव दिन भर बच्चों के साथ रहता और रात को टेरेस पर माँ से बात करता, उसी रुमाल को पकड़ के। कभी उससे लगता जैसे मीरा अब उसके आसपास है, लेकिन किसी दीवार के पार से देखते हुए, हमेशा मुस्कुराते हुए। हवेली में अनन्या हर महीने एक दिन वो खाली कुर्सी सजाती थी। मीरा के पसंदीदा गुलाब, एक छोटी सी दिया और उसके रुमाल की एक कॉपी। विक्रम हर बार उस कुर्सी के सामने खड़ा होता था, न बैठता न छूता, सिर्फ देखता। एक बार उसने कहा था, मीरा, मैं सोचता हूं कि अगर मैं उस दिन सिर्फ एक कदम तुम्हारे साथ चला होता तो शायद ये सब ना होता, पर अब मैं रोज एक कदम तुम्हारी यादों के साथ चलता हूं। विक्रम ने बिजनेस से अपना नाम हटा दिया था। उसने फाउंडेशन बनाई थी, स्वराज मीरा ट्रस्ट, जहां से ऑर्फन किड्स के लिए स्कॉलरशिप चलता था। हर फिले के नीचे साइन होता था, इन मेमोरी ऑफ द वन आई फेल्ड। उसके अंदर अब भी गिल्ट था, लेकिन उस गिल्ट में एक जिम्मेदारी थी, एक रिडेम्पशन जो चिल्ला के नहीं चुप रहकर दिया जाता है। एक दिन विक्रम बिना बताए बैंगलोर गया। आरव के स्कूल के बाहर खड़ा रहा। उसने अंदर नहीं गया। गेट के पास एक छोटी लड़की पेंट कर रही थी, एक माँ और बेटा। उसने आरव के पेंटिंग को देखा। कैनवस पर मीरा थी, एक छोटी बिंदी, हाथों में रुमाल, पीछे एक आंगन और एक लड़का जिसे वो आंखों से गले लगा रही थी। विक्रम पलट गया। उसने अंदर जाने का फैसला नहीं किया, बस एक लिफाफा रिसेप्शनिस्ट के हाथ दिया। आरव के लिए, बिना सेंडर के। लिफाफे में कुछ नहीं था, बस एक दूसरा रुमाल, नया लेकिन उसी डिजाइन का, और एक छोटी सी चिट, पहली बार तुम्हारा रुमाल जेब में रखा, इस बार दिल में। आरव ने चिट को पढ़कर आंखें बैंड कर ली। कभी कभी माफी लफ्जों से नहीं, जज्बात से मिलती है। उस पल में उसे लगा जैसे उसके अंदर की कोई बैंड दरवाजा खुल गया हो। अनन्या हवेली में फोटो फ्रेम के नीचे एक नई तस्वीर लगाती थी, आरव की। वो तस्वीर कोई अवार्ड फंक्शन की नहीं थी, बस एक कैंडिड मोमेंट। उसके हाथ में एक पेंट ब्रश था, कपड़ों पर रंग थे, और पीछे एक छोटी बच्ची हंसी से उसके कपड़ों में रंग डाल रही थी। फ्रेम के नीचे उसने एक लाइन चिपकाई थी, इस बार हम सब उस रुमाल के पीछे लिखे सच को जी रहे हैं। और वो खाली कुर्सी अब भी खाली थी, लेकिन अब उस खाली कुर्सी में उदासी नहीं थी, एक आसरा था, जैसे कोई कह रहा हो, मैं चली गई हूं पर तुम सब में हूं। कहानी खत्म नहीं हुई थी, पर जिंदगी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया था।